नमस्कार दोस्तों, बाजार आजकल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन सभी बड़े फैक्टर्स और खबरों पर नजर डालेंगे जिनका असर सोमवार से शेयर बाजार की चाल पर पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे कि इस हफ्ते निवेशकों को किन किन जरूरी ट्रिगर्स पर नजर रखनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस पूरे हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में कोई छुट्टी नहीं रहने वाली है, यानी लगातार 5 दिन ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। ऐसे में घरेलू और ग्लोबल दोनों तरह की खबरों का असर सीधे बाजार की दिशा और निवेशकों के सेंटीमेंट पर पड़ सकता है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर इन्फ्लेशन डेटा रहने वाला है। खास बात यह है कि भारत और अमेरिका दोनों का इन्फ्लेशन डेटा 12 मई को एक साथ आएगा। इसलिए उस दिन बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों देशों के आंकड़े मिलकर सेंटीमेंट तय करेंगे। अगर भारत का इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा तो आरबीआई पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव कम होगा, जो बैंकिंग, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा संकेत माना जाएगा। वहीं अगर इन्फ्लेशन उम्मीद से ज्यादा आया तो बाजार में दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका का सीपीआई डेटा भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर फेडरल रिजर्व की अगली ब्याज दर नीति पर टिकी है। अगर वहां महंगाई कम दिखी तो रेट कट की उम्मीद मजबूत होगी, जिससे ग्लोबल बाजारों में तेजी आ सकती है। अमेरिका का पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा भी इस हफ्ते आएगा। ये बताता है कि कंपनियों के लिए सामान बनाना कितना महंगा हो रहा है, और अगर फैक्ट्री लेवल पर लागत बढ़ती है तो आगे चलकर वही महंगाई आम लोगों तक पहुंचती है। इसलिए ये भविष्य के इन्फ्लेशन का शुरुआती संकेत माना जाता है। अमेरिका का रिटेल सेल्स डेटा भी बाजार के लिए अहम रहेगा। अगर अमेरिकी लोग ज्यादा खर्च करते दिखाई दिए तो इसका मतलब होगा कि वहां की इकोनॉमी मजबूत है, लेकिन ज्यादा खर्च कभी कभी इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण भी बन सकता है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट डोनाल्ड ट्रंप का चाइना दौरा माना जा रहा है। करीब 10 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना का दौरा कर रहे हैं, और बाजार को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड, एआई और टैरिफ जैसे मुद्दों पर बड़ी बातचीत हो सकती है। इस ट्रंप चाइना मीटिंग में मिडिल ईस्ट संकट पर भी चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि चीन और रशिया को ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है। अगर कोई समाधान निकला तो ऑयल मार्केट और ग्लोबल इक्विटी मार्केट पर सीधा पॉजिटिव असर दिख सकता है। बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से जुड़ी समरी ऑफ ओपिनियंस रिपोर्ट भी इस हफ्ते आने वाली है। ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन जापान की ब्याज दर नीति का असर ग्लोबल करेंसी और विदेशी निवेश के फ्लो पर पड़ता है, और येन कैरी ट्रेड में कोई बड़ा बदलाव हुआ तो ग्लोबल बाजारों में अचानक वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। बाजार में हेंटा वायरस को लेकर भी चर्चा तेज हुई है। ये वायरस मुख्य रूप से चूहों के जरिए फैलने वाला संक्रमण है। फिलहाल स्थिति कोविड जैसी गंभीर नहीं है, लेकिन ग्लोबल बाजार ऐसे हेल्थ रिस्क पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, इसलिए निवेशकों की नजर इस खबर पर बनी हुई है। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार भारतीय बाजार फिलहाल पूरी तरह ग्लोबल संकेतों पर निर्भर दिखाई दे रहा है। खासकर यूएस इन्फ्लेशन डेटा और फेड की ब्याज दर नीति से जुड़ी उम्मीदें आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय कर सकती हैं। विदेशी निवेशकों की गतिविधियां अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। मई महीने में अब तक एफआईआईज ने भारतीय बाजार से करीब 14,231 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। रुपया कमजोर होने, जियोपॉलिटिकल तनाव और एआई सेक्टर की कमी की वजह से वे अभी भी भारतीय बाजार से दूरी बनाए हुए हैं। भारतीय रुपया भी दबाव में बना हुआ है और डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर दिखाई दे रहा है। अगर ग्लोबल तनाव और बढ़ा या क्रूड ऑयल महंगा बना रहा तो रुपया और नीचे जा सकता है। इसके बावजूद रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार पैसा लगा रहे हैं। इसी वजह से कई मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हाल के दिनों में 30 से 50% तक की तेजी भी देखने को मिली है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ धीरे धीरे सुधर रही है। पहले जो बड़ी कमजोरी दिख रही थी, अब वहां डबल डिजिट ग्रोथ वापस आती नजर आ रही है, जिससे बाजार को सहारा मिल रहा है। एसबीआई जैसे बड़े बैंक भी इस वित्त वर्ष में 13 से 15% तक क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में लोन की मांग बनी हुई है और कारोबार धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर नजरिया सकारात्मक है। क्रेडिट ग्रोथ मजबूत है, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली और डिपॉजिट ग्रोथ की धीमी रफ्तार की वजह से फिलहाल दबाव बना हुआ है। एफएमसीजी सेक्टर में अब धीरे धीरे सुधार दिख रहा है, लेकिन वहां वैल्यूएशन काफी महंगे हैं। इसलिए सिर्फ अच्छी कंपनी देखकर निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि कीमत भी सही होनी चाहिए। अमेरिका और ताइवान के बाजारों में अभी एआई और सेमीकंडक्टर कंपनियों की वजह से शानदार तेजी है, लेकिन वहां वैल्यूएशन भी काफी महंगे हो चुके हैं। सेमीकंडक्टर कंपनियों में जबरदस्त डिमांड की वजह से नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, लेकिन भविष्य में डिमांड थोड़ी भी कमजोर हुई तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से वहां तेज गिरावट भी आ सकती है। भारत में अभी एआई का डायरेक्ट फायदा नहीं है, लेकिन डेटा सेंटर, पावर, कूलिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स को इसका इनडायरेक्ट फायदा मिल सकता है। इसलिए इन थीम्स पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर पर भी फोकस बढ़ सकता है, क्योंकि दुनिया तेल पर निर्भरता कम करना चाहती है और इंडिया में बढ़ती बिजली मांग और डेटा सेंटर एक्सपेंशन से इन सेक्टर्स को फायदा मिल सकता है।
डिफेंस सेक्टर को लेकर लंबी अवधि में सकारात्मक नजरिया है, लेकिन ये सेक्टर बहुत वॉलेटाइल होता है, इसलिए इसमें धीरे धीरे और सही वैल्यूएशन पर निवेश करना जरूरी है। चौथी तिमाही के नतीजों का सीजन अभी भी जारी है और कई कंपनियां मजबूत रिजल्ट दिखा रही हैं। जिन कंपनियों का मुनाफा और मार्जिन उम्मीद से बेहतर आ रहा है, उनमें निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। इस हफ्ते कैनरा बैंक, टाटा पावर कंपनी, भारती एयरटेल, डीएलएफ, एचपीसीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी बड़ी कंपनियां अपनी तिमाही नतीजे पेश करेंगी। इसलिए बैंकिंग, पावर, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, ऑयल और मेटल सेक्टर में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। कैनरा बैंक के नतीजों पर खास नजर रहेगी, क्योंकि इससे बैंकिंग सेक्टर में लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी की स्थिति का संकेत मिलेगा। अगर बैंक मजबूत प्रॉफिट और कम एनपीए दिखाया तो पीएसयू बैंक स्टॉक्स में पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता है। टाटा पावर कंपनी के रिजल्ट्स इसलिए अहम हैं क्योंकि निवेशकों की नजर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस और भविष्य की ग्रोथ गाइडेंस पर रहेगी। पावर सेक्टर में सरकारी निवेश बढ़ने की उम्मीद भी बनी हुई है। भारतीय एयरटेल के नतीजों में निवेशक ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर और 5G एक्सपेंशन से जुड़ी अपडेट देखेंगे। मजबूत सब्सक्राइबर ग्रोथ दिखी तो टेलीकॉम सेक्टर में तेजी आ सकती है। पिछले कुछ महीनों से निफ्टी और सेंसेक्स एक सीमित दायरे में घूमते दिखाई दे रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में भी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई। इंडेक्स लगभग फ्लैट रहा, जिसका मतलब ये है कि अभी न बुल्स पूरी तरह मजबूत हैं और न ही बियर्स के पास कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है। शुक्रवार को फाइनेंशियल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे बड़े बैंकिंग शेयरों में बिकवाली की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नीचे आए और एनालिस्ट का कहना है कि निफ्टी अब अहम टेक्निकल लेवल्स के नीचे फिसल चुका है। इंडिया विक्स यानी बाजार का फियर इंडेक्स हल्का नीचे आया और 16.84 पर बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि गिरावट के बावजूद बाजार में पैनिक सेलिंग बहुत ज्यादा नहीं दिखी, जो थोड़ी राहत की बात है। बाजार की कमजोरी के बीच भी कुछ शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स की इंडिया, सोनाटा सॉफ्टवेयर और थर्मैक्स जैसे स्टॉक्स में निवेशकों ने बाइंग इंटरेस्ट दिखाया। वहीं शुक्रवार को 219 शेयरों ने अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया, जिनमें अडानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज और CG पावर जैसे बड़े नाम शामिल रहे। टर्नओवर के हिसाब से 361 वैम, SBI, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, टाइटन कंपनी और HDFC बैंक सबसे ज्यादा ट्रेडेड रहे, जबकि वॉल्यूम के लिहाज से वोडाफोन आइडिया, येस बैंक, स्पाइस जेट, ओला इलेक्ट्रिक और सुजलॉन एनर्जी सबसे ऊपर रहे। दूसरी तरफ SBI, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और कोल इंडिया जैसे शेयरों में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और अर्बन कंपनी, दालमिया भारत जैसे मिड कैप शेयर भी दबाव में रहे। LKP सिक्योरिटीज के अनुसार 24,200 का स्तर सोमवार के लिए सबसे अहम है। अगर निफ्टी इसके नीचे बना रहा तो 24,050 से 24,000 तक गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर दोबारा इसके ऊपर निकला तो रिकवरी रैली भी देखने को मिल सकती है। SBI सिक्योरिटीज के अनुसार 24,000 से 24,950 का दायरा मजबूत सपोर्ट जोन है। इसके नीचे बंद हुआ तो 23,800 और फिर 23,650 तक फिसलने का खतरा है। वहीं 24,330 से 24,350 का जोन फिलहाल मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसे पार करना बाजार के लिए जरूरी होगा। सेंट्रम फिनवर्स का कहना है कि निफ्टी अभी भी अपने 21 DMA सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में 24,300 से 24,500 की तरफ धीरे धीरे रिकवरी की उम्मीद बनी हुई है। एंजल वन का मानना है कि 24,500 से 24,600 की रेंज बाजार के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। अगर निफ्टी इसके ऊपर मजबूती से टिक गया तो 25,000 से 25,100 तक की नई तेजी शुरू हो सकती है, यानी बाजार अभी ब्रेकआउट जोन के बेहद करीब है। अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को मजबूती रही। नैस्डैक में करीब 450 पॉइंट यानी 1.7% की तेजी आई और S&P 500 भी करीब 1.8% चढ़कर बंद हुआ, जिससे टेक्नोलॉजी और AI से जुड़े शेयरों में खरीदारी लौटी और सोमवार को इंडियन IT सेक्टर में इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। यूरोप के ज्यादातर बाजार दबाव में रहे। UK, जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े बाजारों में गिरावट देखने को मिली, जिससे ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा कमजोर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स में नजर रख रहा है। ब्रेंट क्रूड करीब $100 प्रति बैरल के आसपास है, जो पहले से थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन अभी भी महंगा माना जाएगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की महंगाई पर असर पड़ता है। बाजार के लिए असली मुद्दा लड़ाई नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर वहां से तेल और गैस की सप्लाई सामान्य चलती रहे तो बाजार धीरे धीरे स्थिर हो सकता है, लेकिन ईरान ने वहां काफी माइंस बिछाई थी और कई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुए हैं। इसलिए भले ही तनाव कम हो जाए, तेल सप्लाई पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। सबसे बड़ा रिस्क ईरान की तरफ से है। अगर ईरान ने अमेरिकी जहाजों या सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला कर दिया तो फिर अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई हो सकती है और वही बाजार के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होगी। मिडिल ईस्ट को लेकर तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और अमेरिका, ईरान व दूसरे देशों के बीच लगातार बयानबाजी और छोटे स्तर के हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे ग्लोबल निवेशकों के बीच डर और अनिश्चितता बनी हुई है। बाजार अभी ये मानकर चल रहा है कि ट्रंप इस लड़ाई को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहेंगे। अमेरिका के अंदर भी राजनीतिक दबाव है और चुनावी माहौल को देखते हुए वो बड़े युद्ध से बचने की कोशिश कर सकते हैं।
भारत में अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा नहीं बढ़ाए गए हैं, इसीलिए आम लोगों को राहत मिली हुई है। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को महंगा तेल खरीदकर सस्ता बेचने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसीलिए HPCL जैसे OMC स्टॉक्स में फिलहाल सावधानी जरूरी है। अगर क्रूड ऑयल लंबे समय तक $100 से ऊपर बना रहा तो सरकार को भविष्य में ईंधन के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक नहीं रहेगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से लगभग हर सेक्टर में महंगाई बढ़ सकती है। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि फिर RBI और दुनिया के दूसरे सेंट्रल बैंक्स को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। अभी भारत का इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इसीलिए तुरंत खतरा नहीं दिख रहा, लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस लंबे समय तक ऊंचे रहे तो स्थिति बदल सकती है। नॉर्वे पहले ही ब्याज दर बढ़ा चुका है और अमेरिका में रेट कट की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। अगर क्रूड ऑयल फिर तेज भागा तो वहां भी ब्याज दरें बढ़ाने की चर्चा शुरू हो सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ेगा। अगर आने वाले कुछ महीनों में क्रूड ऑयल वापस 80 से $85 के आसपास आ गया तो भारत जैसी अर्थव्यवस्था इसे आसानी से संभाल सकती है और महंगाई व ब्याज दरों का दबाव भी काफी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं उन्हें स्टॉक्स के बारे में जिन पर बाजार बंद होने के दौरान बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं, इसीलिए सोमवार को स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने शानदार ग्रोथ दिखाई है, जहां मुनाफा और प्रीमियम दोनों तेजी से बढ़े हैं। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाई बढ़ने के बावजूद मुनाफा घटा है। ऐसे में नीवा बूपा में पॉजिटिव मूव और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमित हलचल देखने को मिल सकती है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के मुनाफे में गिरावट आई है, जिससे स्टॉक पर हल्का दबाव रह सकता है। वहीं ओबेरॉय रियलिटी ने मजबूत कमाई और शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर में ये स्टॉक सोमवार को फोकस में रह सकता है। अर्बन कंपनी की कमाई जरूर बढ़ी, लेकिन घाटा काफी ज्यादा बढ़ गया। बजाज हेल्थ केयर का मुनाफा नुकसान में बदल गया है। ऐसे में दोनों स्टॉक्स में हल्का दबाव और कमजोर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। हिंडई मोटर इंडिया के नतीजों में मुनाफा और मार्जिन दोनों कमजोर रहे, जिससे सोमवार को इस स्टॉक पर दबाव देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मजबूत रिजल्ट और अच्छी ग्रोथ गाइडेंस दी है, जिसके कारण बैंकिंग स्टॉक्स में पॉजिटिव माहौल बन सकता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं और मार्जिन भी मजबूत रहे हैं। स्विगी का घाटा घटने के साथ कमाई में अच्छी तेजी आई है, इसीलिए दोनों स्टॉक्स में सोमवार को खरीदारी देखने को मिल सकती है। ABB इंडिया का मुनाफा बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन में कमजोरी आई है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया ने मजबूत नतीजों के साथ एसेट क्वालिटी में सुधार दिखाया है। बैंक ऑफ इंडिया में तेजी का माहौल बन सकता है। इस हफ्ते बाजार में कई कंपनियां डिविडेंड, बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट की वजह से फोकस में रहने वाली हैं। कॉर्पोरेट एक्शन वाले स्टॉक्स पर शॉर्ट टर्म में निवेशकों की खास नजर रह सकती है। मनप्पुरम फाइनेंस और पे लिमिटेड की एक्स डेट 11 मई 2026 है। मनप्पुरम फाइनेंस 50 पैसे प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड दे रही है, जबकि पे लिमिटेड ने 20 पैसे प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 5 रुपए प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है, जिसकी एक्स डेट 11 मई 2026 है। वहीं एप्टस फार्मा ने 2 शेयर पर 3 बोनस शेयर्स देने का ऐलान किया है, जिससे स्टॉक चर्चा में रह सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 17.35 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। इसकी एक्स डेट 15 मई और रिकॉर्ड डेट 16 मई 2026 है, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर के निवेशकों की नजर इस स्टॉक पर बनी रहेगी। कैना मेटल इंडिया ने 40 रुपए प्रति शेयर का बड़ा इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके अलावा डी लिंक इंडिया ने 20 रुपए फाइनल डिविडेंड और 7 रुपए 50 पैसे स्पेशल डिविडेंड मिलाकर कुल 27 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। डेव लैबटेक वेंचर ने 1:1 बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट दोनों का ऐलान किया है, जबकि बायोजन फार्माकेम इंडस्ट्रीज ने 1:6 बोनस इशू घोषित किया है। ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से स्मॉल कैप स्टॉक्स में हलचल बढ़ सकती है।